हेलो मित्र, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे और आपके वीडियो पसंद में आ भी रहा होगा। जैसा कि हम पहले से ही कहते आए हैं कि हमारे वीडियो इतिहास जैसे विषय के टेलर के रूप में 6 पार्ट लगभग आएंगे और ये जो इतिहास जैसे संबंधित विषय के टेलर के रूप में वीडियो बनाया जा रहा है, ये ख़ास तौर जो नए विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है मित्र, और इस आपके 6 ही वीडियो में लगभग इतिहास की एक अच्छी समझ बन जाएगी और एक इतिहास में आपकी रुचि जग जाएगी। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ उसी तरीके से इस वीडियो में भी कह रहा हूँ। क्योंकि इसके इम्पोर्टेंट को मैं समझ भी रहा हूँ। ठीक है, तो आइए इस तीसरे वीडियो के रूप में हम ये देखते हैं कि आखिर में इन सारे शासकों और इन सारे वंशों का क्या इम्पोर्टेंट है हमारे भारतीय इतिहास में। इसके पहले आपने देखा था कि हमने ऐतिहासिक के कालखंड में महाजनपदों के उदय के पहला वंश हर्यक वंश से उठाकर मैंने प्राचीन इतिहास में हर्षवर्धन काल तक का अध्ययन किया हुआ था। फिर इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास को लेकर आए थे और मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मध्यकालीन इतिहास को 2 पार्टों में हम बांटते हैं। एक पूर्व मध्यकालीन इतिहास और दूसरा उत्तरवर्ती मध्यकालीन का इतिहास। पूर्व मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हमने इसके पहले वाले वीडियो में त्रिपक्षी युद्ध और इसके बाद राजपूतों का उदय, तो राजपूतों के उदय में हमने 2 चीज़ों का अध्ययन किया था पूर्व मध्यकालीन में। एक त्रिपक्षी युद्ध के संबंधित में जो मुख्य रूप से राजपूत के वंश थे और उसके बाद जो राजपूत वंश आते हैं उसके संदर्भ में चर्चा किया हुआ था। ठीक है, और ये कौन सा भाग है? यह मध्यकालीन का पूर्व मध्यकाल वाला भाग है। आज हम जो चर्चा करेंगे ये उत्तरवर्ती मध्यकाल का पार्ट होगा और उत्तरवर्ती मध्यकाल के इतिहास को भी हमने 2 भागों में बांटा है। एक में दिल्ली सल्तनत वंश के संदर्भ में बांटा हूँ और दूसरा हम मुगल वंश के संदर्भ में बांटे हैं। तो इतिहास को जितने ज़्यादा आप वर्गीकृत करके अध्ययन करोगे उतने ही ज़्यादा आपको इतिहास की समझ विकसित होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आप इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत कम समय में ही आपको ढेर सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। आज हम उसी के नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि अभी हमारा जो चल रहा है इतिहास के टेलर के रूप में, इसको हम उत्तर भारत के जितने भी वंश हैं उनसे संबंधित शासक हैं उसके संदर्भ में चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, और फिर इसके बाद जब उत्तर भारत के वंश के शासकों का अध्ययन कर लेंगे फिर हम दक्षिण भारत के इतिहास को उठाएंगे और दक्षिण भारत के इतिहास को हम उसी मौर्य काल यानी प्राचीन इतिहास काल से उठाएंगे और प्राचीन इतिहास से लेकर हम उत्तरवर्ती मुगल वंश तक दक्षिण भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्र, ये चीज़ आप थोड़ा समझते रहिएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ तो इससे संबंधित मेरे 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से बन चुके हैं। वो 2 वीडियो आज ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि उसके संदर्भ में हम बहुत कम ही चर्चा करेंगे यहाँ पर। और 2 वीडियो मैंने कौन से बनाए? मैंने वहाँ 2 वीडियो ये बनाया था कि एक तरीके से दिल्ली सल्तनत के पतन के समय उत्तर भारत में उदय होने वाले प्रांतीय राज और दूसरा ये कि दिल्ली सल्तनत के पतन के समय दक्षिण भारत में उदित राज्य। ये मैंने एक वीडियो बनाया। दूसरा वीडियो में बनाया हूँ मुगल वंश। जी हाँ, मुगल वंश के पतन के समय उत्तरवर्तीय भारतीय राज्य और दक्षिण राज्य कौन कौन से थे। ठीक है, और उनका इम्पोर्टेंट क्या था, उनके अंतर्गत आने वाले शासक कौन थे। इस टाइप के मैंने आपके सामने करीब 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं। वो 2-3 वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा और वो वीडियो मध्यकाल इतिहास से ही संबंधित है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस वीडियो से उसका भी रिलेशन है। वहाँ से अगर वीडियो पढ़ लेंगे तो ये अपने आप में पूरा
जो उत्तरवर्ती मध्यकाल का इतिहास है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, वो मेरा जो वीडियो है वह है दिल्ली सल्तनत के पतन के समय उत्तरवर्ती भारतीय राज्य और दक्षिण भारतीय राज्य कौन कौन से थे, और उसके अंतर्गत आने वाले शासकों का नाम भी हमने जिक्र किया। इसी तरीके से मुगल वंश के पतन के समय भारत में उदित होने वाले नए प्रांत और दक्षिण प्रांत कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित शासक कौन हैं, इसके संदर्भ में मैंने चर्चा डिटेल से किया हूँ। यहाँ पर हम वो सारी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, ये है कि ये आज का लेक्चर समाप्त होने के बाद अब हम दक्षिण भारत के वंशों का हम प्रारंभ कर देंगे और उसके अंतर्गत आने वाले शासकों के भी बारे में बताएंगे, और वहाँ से भी हम उन शासकों से उत्तर भारत से तुलना करते जाएंगे। जिस तरीके से हम यहाँ उत्तर भारतीय शासकों को पढ़ाते समय थोड़ा हिंट दक्षिण भारत को देते हैं, उसी समय दक्षिण भारत को भी पढ़ाते समय हम उत्तर भारत से लिंक करते चले जाएंगे, ठीक है। और उत्तर भारत में जो शासक हैं उनके दौरान तो उनमें आपस में बीच में कैसा संबंध है, ये तो हम आपको उत्तर भारत के वंशों एवं शासकों के बारे में बताते समय अध्ययन करते जाते हैं, या बताते समय उनका भी अध्ययन आपके सामने रखते हैं और करवाते हैं, ठीक है मित्र। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ में इसको आप आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपका कंसंट्रेशन कहीं भंग ना होने पाए, ठीक है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एक तरीके से क्या करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है। तो पूरी तरीके से आप यहाँ पे ध्यान लगाइएगा। आइए देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास के उत्तरवर्ती, जी हाँ, मध्यकालीन इतिहास के उत्तरवर्ती वाला भाग, यानी कि उत्तर मध्यकालीन इतिहास का हम अध्ययन करते हैं। पूर्व मध्यकाल हो गया है, और पूर्व मध्यकाल कौन था? राजपूतों का इतिहास था, और राजपूतों के इतिहास के ही संदर्भ में अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गौरी का आक्रमण हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या प्रक्रिया हो रही है उसको भी देखेंगे, तो देखते हैं। देखिए मित्र, यहाँ पे लिखा गया है दिल्ली सल्तनत काल। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल की नींव एक तरीके से भारत में मोहम्मद गौरी ही डाल देता है, और मोहम्मद गौरी वही जो यहाँ के राजपूत वंश थे, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र, दोनों को परास्त करता है। जैसा कि आप जानते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, इन युद्धों में उनको परास्त करके मोहम्मद गौरी क्या करता है, गद्दी पे बैठता है। गद्दी पे बैठता है यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, और एट लास्ट में 1206 में उसकी जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके मृत्यु के दौरान, उसके मृत्यु के बाद कह सकते हैं आप, उसके मृत्यु के बाद जो दिल्ली सल्तनत का एक अगला शासक बनता है, उसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वहीं से दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव पड़ जाती है, और फिर दिल्ली सल्तनत में लगातार 5 वंश देखने को मिलते हैं। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश देखने को मिलते हैं? 5 वंश देखने को मिलते हैं मित्र। और ये पूरा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है? इसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 तक माना जाता है। और इस दिल्ली सल्तनत में 5 वंश होते हैं। एक वंश इसमें आप देखेंगे तो गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। ये 5 वंश देखने को आपको मिलते हैं, और इस 5 वंशों में आपको कई प्रकार के शासक भी देखने को मिलेंगे, और इनमें से कुछ ऐसे शासक हैं जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं, ठीक है। तो हम उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताएंगे, हाँ कुछ 1 2 4 फैक्ट लेते हुए हम इन सारे शासकों का नाम लेंगे, ताकि आपकी रुचि भी जमी रहे। जैसे कि हमने पहले ही कहा हूँ, हम कोई इतिहास का एक स्पेशल टॉपिक को लेकर नहीं पढ़ा रहे, हम एक तरीके से पूरे इतिहास को एक टेलर के रूप में आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, ताकि आप कम समयों में पूरे इतिहास में अपना दृष्टिपात कर लें, और आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है। बार बार मैं ये चीज़ कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, इसको आप ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। तो देखते हैं, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन सा रहता है? गुलाम वंश। कौन सा वंश रहता है? तो गुलाम वंश।
मित्र गुलाम वंश कब से कब तक रहता है? गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। 1206 से लेकर कितने 1290 तक गुलाम वंश रहता है। और खिलजी वंश कितने से कितने रहता है? 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश रहता है। फिर तुगलक वंश कितने 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश रहता है। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश होता है। फिर अगर आप देखेंगे लोदी वंश जो रहता है वह 1451 से लेकर 1526 तक, 1451 से लेकर 1526 तक जो रहता है वह लोदी वंश रहता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दिल्ली सल्तनत में कुल टोटल 5 वंश आते हैं। कितने वंश आते हैं? 5 वंश आते हैं। और ये अपनी मुख्य रूप से राजधानी कहाँ बनाए रहते हैं? ये मुख्य रूप से अपनी जो राजधानी बनाए होते हैं मित्र, ये अपनी मुख्य रूप से राजधानी दिल्ली को बनाए रहते हैं। किसको बनाए रहते हैं? ये अपनी मुख्य रूप से राजधानी दिल्ली को बनाए रहते हैं। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि विंध्य पर्वत के इस भाग उत्तर भारत का अध्ययन किया जाता है और विंध्य पर्वत के इस वाले भाग का दक्षिण भारत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि इसमें जितने भी वंश हैं मित्र, इन वंशों में हम सिर्फ एक शासक का नाम लेंगे और वो शासक कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। यही अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक होता है मित्र जो एक तरीके से दिल्ली सल्तनत का विस्तार इस पूरे दक्षिण भारत तक ये करता है। बाकी वंश की छोड़ो, कोई ऐसा शासक दिल्ली सल्तनत में नहीं रहता है जो उत्तर भारत से लेकर अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया हो, सिवाय किसके? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, और 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी शासक भी था और दूसरा इस समय दक्षिण भारत में कोई मजबूत शक्ति भी नहीं थी। दक्षिण भारत में इस समय कोई मजबूत शक्ति नहीं थी। इस बात की चर्चा आपको दक्षिण भारत का जब हम वंश पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे कि इस समय दक्षिण भारत में भी कोई मजबूत शक्ति नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था कि जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बाकी ऐसा दिल्ली सल्तनत में इतने शासक आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कोई ऐसा शासक नहीं होता है कि जो एक तरीके से विंध्य पर्वत को क्रॉस करके दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम आइए देखते हैं, एक एक शासक का चर्चा करते हैं। हाँ, लेकिन शासकों का क्रम आप याद कर लीजिए कि कौन कौन शासक किसके किसके बाद आते हैं। देखिए मित्र, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1210, ये सब आप पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा आप नोट कर लीजिएगा। किसी बुक में एक जगह इस तरीके से आपको शायद न मिले, इसलिए इसको नोट भी करिएगा और समझने का प्रयास भी करिएगा। ठीक है, तो 1206 से लेकर 1210 आराम सा आता है, जो 1210 से 1211 तक। इल्तुतमिश आता है जो 1211 से लेकर 1236 तक। और फिर इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है, 1236 में ही इसका टाइम पीरियड रहता है। रजिया सुल्तान रहती है जो 4 वर्ष तक रहती है, 1236 से लेकर 1240 तक। बहराम शाह आता है जो 1240 से लेकर 1243 तक। नसरुद्दीन महमूद आता है जो 1243 से लेकर 1266 तक। फिर बलबन आता है 1266 से लेकर 1287 तक। उसके बाद उसका लड़का और उसका पोता आता है। कौन आता है? एक कैकोबाद आता है। कैको और क्यूमस दोनों 1287 से लेकर 1290 तक, ये 3 वर्ष तक ही रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये शासकों का क्रम है, आपको इतना पता ही होना चाहिए कि गुलाम वंश के कौन कौन से शासक हैं और उनका क्रम क्या है। आपके एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम बताइए। और क्रम आप तभी बता पाओगे जब आपको इनका शासकों का सही तरीके से नाम याद रहेगा। तो थोड़ी सी स्टोरी है, थोड़ा सा सुन लेते हैं मित्र। देखिए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक,
कुतुबुद्दीन ऐबक कौन रहता है? मोहम्मद गोरी का क्या रहता है? गुलाम रहता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी के मृत होने के बाद पूरा दारो मजार कुतुबुद्दीन ऐबक पर आ जाता है और ये मोहम्मद गोरी गुलामों में सबसे विश्वास पात्र गुलाम माना भी जाता था, इसलिए इसका बहुत बड़ा योगदान भी है। इसको कई प्रकार की उपाधियां भी दी गई है, जिसकी चर्चा हमारा बस काम ये है कि आपको शासकों को सीक्वेंस के रूप में बताना। इसको कई महत्वपूर्ण उपाधियां भी दी गई है। ठीक है, कई महत्वपूर्ण उपाधियां इसको दी गई है, इसलिए इसको उदारवादी शासक भी माना जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा खुशल भी था। और जैसा जानते हो कि घोड़े चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसका एक अगला गुलाम आता है, आराम शाह इसका लड़का रहता है, इसका बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है। इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ मित्र, बहुत इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश से के ही समय यहाँ पर भारत में किसका अटैक हुआ था? चंगेज खां का। किसका अटैक हुआ था? चंगेज खां। ये चंगेज खां इस समय अपने शक्ति का बहुत प्रचार प्रसार कर रहा था। तो इल्तुतमिश के समय ही चंगेज खां का अटैक होता है, लेकिन इल्तुतमिश कैसे भी चंगेज खां को भारत में प्रवेश करने से रोकता है अपने कुशलता का उपयोग करते हुए। इतना चीज़ जरूर आप ध्यान रखिएगा कि भारत में चंगेज खां का अटैक किसके समय चंगेज का खां होता है? उस समय यहाँ की गद्दी पे कौन बैठा था? तो इल्तुतमिश बैठा हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास की दृष्टि से चंगेज खां का तो उतना बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है मित्र, लेकिन विश्व के इतिहास में अगर देखा जाए तो चंगेज खां कहीं सिकंदर से कम भी नहीं था। लेकिन सिकंदर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक भारत में रहता है, लेकिन चंगेज खां का भी विश्व के इतिहास में कम महत्व नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चंगेज खां का जो अटैक होता है वो इल्तुतमिश का होता है। अगर चंगेज खां भारत में आ जाता तो भारत की स्थिति बड़ी ही पुअर होती, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है, बहुत अयोग्य शासक रहता है। ठीक है, तो काफ़ी दिनों तक ये दिल्ली सल्तनत को केंद्रीकृत नहीं कर पाता है और जितने भी दिल्ली सल्तनत में जो अमीर वर्ग लोग थे वो उनके विरोध की वजह से ये नहीं बन पाता है। फिर रज़िया सुल्ताना आता है। रज़िया सुल्ताना 4 वर्ष तक बनी रहती है, लेकिन महिलापन ही इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप था, इसलिए ये भी बहुत दिनों तक गद्दी पर नहीं बैठी रहती है। फिर बहराम शाह जो कि अमीरों में बहुत ज़्यादा ये अपने कूटनीतिक किया था और कूटनीतिक की ही वजह से आगे चलकर नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। और नसरुद्दीन महमूद सबसे ज़्यादा विश्वास किस पर रखता था? बलबन पर रखता था, जो आगे चलकर बलबन, नसरुद्दीन महमूद बलबन का क्या था? दामाद था। ये थोड़ा जानते रहिए, आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको तो टेलर बस बता रहा हूँ, इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये टेलर चल रहा है। तो नसरुद्दीन महमूद क्या था? नसरुद्दीन महमूद को ये अपना क्या बना लेता है? दामाद बना लेता है। कौन? बलबन बना लेता है। एट लास्ट में गद्दी पे कौन बैठता है दिल्ली सल्तनत पे? तो बलबन बनता है। और बलबन कह सकते हैं कि इसने भी एक तरीके से पूरे दिल्ली सल्तनत को केंद्रीकृत करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था लाई थी और प्रशासनिक व्यवस्था इसका बहुत ज़्यादा टाइट था। ये आप कह सकते हो कि अगर गुलाम वंश में देखा जाए तो प्रशासनिक दृष्टि के मामले में सबसे सख्त शासक कौन था? तो गुलाम वंश में मेरे अनुसार सबसे सख्त शासक अगर कोई देखने को मिलेगा तो वो बलबन ही देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? बलबन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जिस समय ये सत्ता में नहीं था तो उस समय एक तरीके से इसका पहचान सरदारों में मूर्खों की जैसे हुआ करते थे, लेकिन सत्ता में आते ही ये अपने आप में गुलाम वंश में सबसे सख्त प्रशासनिक नीति अपनाने वाला शासक साबित होता है। इसको कैसे पता चलेगा? इसके नीतियों जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए मित्र, बलबन बहुत दिन तक जीवित नहीं रह पाया। कहा जाता है बलबन के 2 पुत्र थे, एक बुगरा खां था और एक महमूद खां था। और महमूद खां की मृत्यु हो जाने के बाद जो बलबन था वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में चल जाता है, शोक में चल जाता है, जिसके वजह से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे मित्र कहा जाता है कि चिंता क्या होता है? चिता होता है। भारतीय इतिहास में ऐसे आपको बहुत शासक देखने को मिलेंगे जिनके अपने पुत्र चले जाने के बाद
बाद वो शोक और सदमे में डूब गए हैं और डूबने की वजह से वो उनकी मृत्यु उनके करीब आ जाती है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप शिवाजी को भी देख सकते हैं। शिवाजी का भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में उनका जीवन का आयुकाल कम हो गया था। उनको भी काफ़ी ज़्यादा पुत्र वियोग था जब उनका पुत्र मर जाता है। ठीक है, तो ये पारिवारिक टेंशन बहुत बड़ा कारण होता है किसी व्यक्ति को मृत्यु को करीब ले जाना। अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली और व्यक्तित्व वाले व्यक्ति टूट जाते हैं पारिवारिक तनाव में। ठीक है, बहुत कुछ होने के बावजूद भी। ठीक, तो ये थोड़ा से आप समझते रहिएगा। तो बलबन भी उसमें से एक था। अब देखते हैं मित्र, ये सब आते हैं केकोबाद और क्यूमर्स आते हैं, तो ये बहुत दिनों तक दिल्ली सल्तनत को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी इन्हीं के समय रहता, और ये कहा जाता है कि जो खिलजी थे ये हेलमंड घाटी में, अफ़गानिस्तान का एक घाटी हेलमंड घाटी, वहीं पे रहा करते थे और वो इन्हीं के सेना में काम करते थे। तो जलालुद्दीन खिलजी मौका पाकर खिलजी वंश की स्थापना करता है और गुलाम वंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। गुलाम वंश मित्र हम इस तरीके से इसका नाम गुलाम वंश कह देते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था, तो इल्तुतमिश का गुलाम था। तो ये एक तरीके से गुलामों का इसमें श्रृंखला पाया जाता था, इसलिए हम इसको गुलाम वंश कहते हैं। जिस तरीके से हर एक वंश को पितृहंता वंश नाम दिया गया है। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि अगर आप देखेंगे बिंबिसार को उसके पिता ने हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था और फिर अजातशत्रु की उदयन ने हत्या कर दिया था। तो इस तरीके से पिता की हत्या कर के गद्दी प्राप्त किए थे, इसलिए उसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है हर एक वंश को। और इसको गुलाम वंश या एक मुमालिक वंश भी इसको नाम दिया गया है, लेकिन गुलाम वंश के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें जो इतने भी इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं वो किसी न किसी के क्या थे, गुलाम थे, इसलिए इसको गुलाम वंश नाम दिया गया। ठीक है, तो आते हैं खिलजी वंश के बारे में देख लेते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी भी एक अच्छा शासक था। इसने भी एक बहुत बढ़िया काम किया था, अपने कूटनीतिक का बहुत अच्छा परिचय दिया हुआ था। इसकी कूटनीतिक क्या थी मित्र, वो मैं आपके सामने डिस्कशन कर दे रहा हूँ। जलालुद्दीन खिलजी जिस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठता है तो उस समय जो मंगोल थे, मंगोल जिसे आप मंगोलिया कहाँ है, आप गोबी का मरुस्थल सुने हैं ना, विश्व का चौथा मरुस्थल गोबी मरुस्थल मंगोलिया में ही पाया जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय ठीक है बहुत ज़्यादा मंगोल आते हैं, और मंगोल एक्चुअली में क्या थे, वहीं चंगेज थे वो मुख्य रूप से मंगोलिया के ही रहने वाले थे। तो यहाँ पे जो चंगेज के एक तरीके से चंगेज के वंशज थे वो इस समय बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मित्र, वहाँ पे क्या था कि पूरा पहाड़ी इलाका था, खाने पीने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, व्यापार करने के लिए वो तलाश कर रहे थे। और भारत पहले से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस था, उत्पादन की दृष्टि से सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, इसलिए विश्व के समस्त देशों की नज़र हमेशा भारत पर ही होती थी। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय यहाँ पर ढेर सारे मंगोल आते थे, तो डकैती करते थे, चोरी करते थे, लूटते थे, एक तरीके से ये आतंकवादी जैसी गतिविधियाँ को यहाँ पर अपनाते थे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा ऐसा है क्यों ना दिल्ली के पास इनकी कोई एक नई बस्ती बना दी जाए, अस्थायी रूप से निवास करवा दिया जाए ताकि यहाँ पर लूटपाट और घसोट न हो। तो जलालुद्दीन खिलजी ने एक नगर बसाया जिसका नाम था मंगोलपुरी। ठीक है, बाद में मंगोलपुरी को ध्वस्त करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठता है, और गद्दी पे बैठता है किसको, गद्दी पे बैठता है जलालुद्दीन खिलजी को मारकर। और जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, वो जलालुद्दीन खिलजी का एक तरीके से दामाद भी था और भतीजा भी था, दोनों था। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी मार देता है। अलाउद्दीन खिलजी मारकर फिर दिल्ली का क्या बनता है, शासक बनता है। ठीक है, और ये अपनी कुशलता और योग्यता का उपयोग करते हुए
ये पूरे उत्तर भारत के जितने भी प्रांतीय क्षेत्र थे, जितने भी राजपूत मतलब वही राजपूत थे, तो इन राजपूतों पर अपना विजय स्थापित करता है, गुजरात पर स्थापित करता है, मंगोलों को मार के यहाँ से भगाता है। फिर उसके बाद दक्षिण भारत में अभियान करता है, और दक्षिण भारत में अभियान करके वो द्वार समुद्र, वो यादव वंश, होयसल वंश, काकती वंश और पांडव वंश, इन जैसे दक्षिण भारत के वंशों पर ये क्या करता है, विजय प्राप्त करता है। और ये सारे वंशों का उदय कब होता है, इन सारे वंशों का उदय तब होता है जब चोल वंश का पतन हो जाता है। ठीक है, तो कोई मजबूत शक्तियाँ तो थी नहीं, और अलाउद्दीन एक अच्छा शासक भी था, एक अच्छा राष्ट्रवादी शासक था, जो यहाँ तक उत्तर भारत से दक्षिण भारत पे अटैक किया। पहले ये उत्तर भारत पर पूरा प्रशासनिक विस्तार करता है, पड़ोसियों को नतमस्तक करता है, फिर उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़कर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखते रहिएगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश में कोई स्ट्रांग शासक नहीं होता है। अगर सही मायने में पूछा जाए तो इसी के मृत्यु के बाद धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत क्या होता चला जाता है, दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे संकुचित होता चला जाता है। बाद के जो शासक आते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं। एक मैं आपको बता दूं, खिलजी वंश में ऐसे कई शासक आए जिनको अंधा करवाया गया है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे दिल्ली सल्तनत में शासक आए, खिलजी वंश में शासक थे जिनको अंधा करवा दिया गया था। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि सबसे ज़्यादा अंधों वाला वंश कौन था, तो ये खिलजी वंश में ही काफ़ी लोगों को अंधा करवाया गया है। ठीक है, अगर आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक, तो आप इस चीज़ को जानते रहिएगा। तो ये आप देखेंगे नासिरुद्दीन जो खुसरो था, ये खिलजी वंश का क्या था, अंतिम शासक था। ठीक है, तो ये आप शासक याद कर लीजिए, मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, हर जगह से प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ शासकों का क्रम देखेंगे और 2-4 पॉइंट के रूप में लेके चलेंगे, क्योंकि ये टेलर के रूप में चल रहा है। अब अगला देख लेते हैं मित्र, आता है सैयद वंश। कौन सा वंश आता है, सैयद वंश आता है। सैयद वंश में एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मित्र, कि अगर आप देखेंगे सैयद वंश में एक दौर आता है 1398 में, 1398 और 1498, ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट माना जाता है। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे इल्तुतमिश के समय चंगेज़ों का आक्रमण हुआ था, उसी तरह चंगेज़ का आक्रमण यानी मंगोलों का आक्रमण हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर इस समय जिस समय खिज्र खां गद्दी पर बैठा रहता है, ठीक है, उसी समय या उसी दौरान किसका अटैक होता है, उस समय दौरान ये तो नहीं, थोड़ा से नासिरुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, तो मित्र ये थोड़ा सा मिस हो गया। मैं तुगलक वंश के बारे में बात, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, खिलजी वंश नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं तुगलक वंश। अगर तुगलक वंश की बात करेंगे, थोड़ा सा मिस हो गया। अब इसके बाद पहले हम देख लेते हैं कि ये खिलजी वंश था, अब यहाँ पे देख लेते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करते हैं तो अब 1320 में क्या था, खिलजी वंश का पतन हो गया था। ठीक है, अब आता है तुगलक वंश, तो सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। तुगलक वंश के संदर्भ में देख लेते हैं। तुगलक वंश की बात करें तो पहले हम देख लेते हैं कि तुगलक वंश में कौन कौन यहाँ पर शासक थे। तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, अफेस्टी था, फिर गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, ये गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय है यहाँ पर। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय है, फिर अबू बकर है, फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह है, फिर अलाउद्दीन सिकंदर है, फिर नासिरुद्दीन महमूद है, नासिरुद्दीन महमूद है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि अंतिम शासक जो रहता है वह एक तरीके से नासिरुद्दीन महमूद होता है तुगलक वंश में। देखिए मित्र, खिलजी वंश में तो नासिरुद्दीन खुसरो के समय तो खिलजी वंश में नासिरुद्दीन खुसरो के समय दिल्ली का साम्राज्य विस्तार तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन फिर एक शासक आता है जिसका नाम रहता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, फिर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, बंगाल का अभियान करता है, और बंगाल में अभियान करके जो बलबन का एक पुत्र रहता है बुगरा खां, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो वहाँ पर ये पहुँचकर
उसको कहीं ना कहीं परास्त करता है और परास्त करने के बाद ये धीरे धीरे बंगाल का विलय भी कर लेता है। लेकिन ये अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसी के समय निजामुद्दीन औलिया भी रहता है, वो इसके ही संदर्भ में कहता है दिल्ली क्या है, अभी दूर है, दिल्ली अभी क्या है, दूर है, इसके संदर्भ में। फिर अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, जो भारतीय इतिहास में इसको एक तरीके से संकी शासक के नाम से भी जाना जाता है और इसको दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक भी माना जाता है। सबसे सर्वाधिक संकी विद्वान शासक कौन था? एमबीटी था, ऐसा माना जाता है। एमबीटी बहुत योग्य शासक था, लेकिन इसकी गलतपूर्ण नीतियों की वजह से इसकी जनता हमेशा इससे परेशान रहती थी। इसीलिए इसके बारे में एक स्टेटमेंट भी बोला गया है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हो गई है, मुक्ति मिल गई है। ठीक है, किसके संदर्भ में कहा गया है? एमबीटी के समय कहा गया है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय कहा गया है। एक चीज़ ध्यान रखना, एमबीटी तुगलक का जो कार्यकाल रहता है ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं उत्तर भारत में एक अशांति का वातावरण भी इसके समय रहता है, और दूसरी तरफ मित्र इसके समय अगर देखेंगे तो एक कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के इस ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर और कृष्णा नदी के नीचे अगर आप देखेंगे दो महत्वपूर्ण साम्राज्य का उदय होता है। एक बहमनी साम्राज्य का और एक विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है। विजयनगर साम्राज्य के उदय के संदर्भ में बात करें तो 1336 में, और बहमनी साम्राज्य के उदय के बारे में बात करें तो 1347 में। ये दो महान साम्राज्यों का उदय होता है, जो एट लास्ट में अगर आप देखेंगे इनमें आपस में संघर्ष भी चलता रहता है। और जब ये दो साम्राज्य का उदय हो जाता है मित्र, तो दिल्ली सल्तनत का कोई भी ऐसा शासक नहीं रहता है कि जो यहाँ बहमनी साम्राज्य पर विजय हासिल कर सके। चाहे उसके बाद जितने भी शासक बने हों, उसके बाद चाहे जितने भी शासक बने हों, और ना तो उसके पहले भी थे, अलाउद्दीन खिलजी के पहले तो कोई था ही नहीं, और फिर एमबीटी के बाद भी कोई नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार कर लिए थे। बल्कि दिल्ली सल्तनत की बात छोड़ो, अगर हम मुग़ल वंश की बात कर लें तो मुग़ल वंश में शेषासुरी तक, शेषासुरी तो मान लीजिए सूर्य वंश का था, बाबर और हुमायूं भी नहीं आ पाए थे। अकबर भी आए थे तो थोड़ा बहुत उनका हस्तक्षेप था, लेकिन बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था। जहांगीर में थोड़ा प्रयास किया गया था, शाहजहां के भी समय अच्छा खासा प्रयास कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि हुआ इसलिए क्योंकि 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, और वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य आते आते काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हो जाते हैं। इसीलिए उसका फ़ायदा किसने उठाया? एट लास्ट में उसका फ़ायदा उठाया शाहजहां ने, लेकिन पूरी तरीके से फ़ायदा उठा नहीं पाए। औरंगजेब ने पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाया। क्यों नहीं उठा पाया? क्योंकि उसी दरमियान मराठा साम्राज्य में शिवाजी का उदय हो जाता है। इसलिए औरंगजेब भी जब तक शिवाजी रहते हैं तो दक्षिण भारत को पूरी तरीके से फ़ायदा उठा नहीं पाते। उठाता कब है औरंगजेब पूरी तरीके से लाभ? जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और शिवाजी की मृत्यु कब हो जाती है? शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाती है। तब औरंगजेब पूरे दक्षिण भारत को अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि 1707 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी दिनों तक वो दक्षिण भारत में अपना शिवाजी के मरने के बाद दबदबा बना लेता है। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसके संदर्भ में डिटेल से मैंने वीडियो आपको बताया भी गया है, ठीक है। उसके पिछले वाले वीडियो में आपको इसको जाकर देखना भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एमबीटी के बारे में बात कर रहे थे। तो एमबीटी के संदर्भ में इतना आप यहाँ पे सिर्फ याद करने की कोशिश करिएगा कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक यही था, और दिल्ली सल्तनत का संकी भी शासक ये था। और इसी के समय बहमनी साम्राज्य, विजयनगर, दो महत्वपूर्ण विशाल साम्राज्य का नींव पड़ी थी। कहाँ? दक्षिण भारत में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक आता है मित्र। फिरोज शाह तुगलक जो आता है, फिरोज शाह तुगलक
जो रहता है वो उसको एक उपमा भी दी गई है उसके निर्माणों के संदर्भ में। उसको निरंकुश लोक कल्याणकारी अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और ये अच्छा काम करता है, ये अपने समय तमाम प्रकार के भवनों का, इमारतों का, कारखानों का और कृषि में सिंचाई व्यवस्था का ढेर सारी नीतियों को लेकर आता है लोक कल्याणकारी के संदर्भ में। कौन? FST। इसलिए इसका भी अपने आप में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो फिर FST के मरने के बाद, FST के मरने के और मृत्यु के बाद क्या होता है? फिर दिल्ली सल्तनत में कोई ऐसा शासक नहीं आता है जो बहुत अच्छा निर्माण कर सके या अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि फिर गयासुद्दीन तुगलक आता है 1388 से 89 तक, और अबू बकर आता है 1389 से 1390 तक, और नासरुद्दीन मोहम्मद शाह आता है 1390 से 94 तक। फिर इसके बाद आता है कौन? अलाउद्दीन सिकंदर, और ये आता है 1394 से लेकर 1413 तक। और फिर नासरुद्दीन महमूद आता है, ये कब आता है? 1413 से लेकर 1414 तक आता है। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मित्र, ये जो नासरुद्दीन मोहम्मद शाह है, इसी के समय नासरुद्दीन मोहम्मद शाह जब भारत की गद्दी पर बैठा रहता है, ठीक है मित्र, नासरुद्दीन महमूद शाह जब भारत की गद्दी पर बैठा रहता है तो इसी दरमियान तैमूर भारत की तरफ पर आक्रमण करने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो भारत में पहुंचता कब है? लगभग 1398 में। कब पहुंचता है? 1398 में पहुंचता है। और इसे तुगलक वंश में ये खिज्र खां अंतिम रूप से कहीं न कहीं गद्दी को प्राप्त करना चाहता था, और जो तैमूर था इसी को मिला लेता है, और इसी को मिलाकर एक तरीके से दिल्ली सल्तनत पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। और ये खिज्र खां कोई शासक नहीं था, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तैमूर लंग की कठपुतली बनकर रह जाता है। तैमूर लंग की कठपुतली बनकर रह जाता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए तो एक्चुअली में 1398 में तैमूर लंग आता है। कौन आता है मित्र? तैमूर लंग आता है। और तैमूर लंग जब आता है तो दिल्ली सल्तनत को एक तरीके से पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है। और ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत में फिर आप कह सकते हैं FST के साथ के बाद कोई मजबूत शासक नहीं बनता है। तो होता क्या है मित्र, फिर बहलोल लोदी उठाता है, ऐसा नहीं है, बहलोल लोदी उठाता है लेकिन 1451 में। लेकिन अब यहाँ से देखते हैं कि 1390 के बाद स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। 1390 और 1451, 60 सालों में भारत की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। ये तो भारत का सौभाग्य था कि तैमूर लंग यहाँ बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है, वो वापस चला जाता है। ठीक है, अब जितने खिज्र खां थे, ये मुबारक शाह था, ये तैमूर लंग की कहीं न क्या करते थे? प्रतिनिधित्व करते थे। तैमूर लंग रहता था विदेश में और भारत से क्या करता था? टैक्स वसूलता था। क्या करता था? टैक्स वसूलता था। क्यों? क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत बैठे हुए थे वो एक तरीके से किसके नुमाइंदे थे? तैमूर लंग थे। और टैक्स कौन वसूलता था? तैमूर लंग का एक पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख, वो वसूला करता था। आप समझ सकते हैं, बल्कि उसकी भारत में रहने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए समय के हिसाब से तैमूर लंग धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन एक समय था कि जब तैमूर लंग था तो फिर भारत में देखेंगे जिसको सारा विलय अलाउद्दीन खिलजी जिन प्रांतों को विलय किया हुआ था, ठीक है, और ये सारे प्रांत जिस समय FST के समय पूरा उत्तर भारत अपने आप में क्या था? केंद्रीकृत था। लेकिन तैमूर लंग के आक्रमण के समय ये सारे प्रांत अपने आप में क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। और वो सारे प्रांत कौन कौन रहते हैं? गुजरात का प्रांत रहता है, मालवा का प्रांत रहता है, राजपूत का प्रांत रहता है, जम्मू कश्मीर का प्रांत रहता है और बंगाल का प्रांत रहता है। और ये सब क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। और ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। बाद में इनको विलय करने का प्रयास कौन करते हैं? बाद में इनको विलय करने का प्रयास बहलोल लोदी करना प्रारंभ करता है। लेकिन एट लास्ट में अंतिम रूप से उत्तर भारत को किसने मिलाता है? उत्तर भारत को एट लास्ट में सिकंदर लोदी काफ़ी ज़्यादा हद तक केंद्रीकृत
करने का प्रयास करता है, लेकिन उतना ज़्यादा केंद्रीकृत नहीं कर पाता है जितना ज़्यादा FST वगैरह के समय में था। ठीक है, हाँ, लेकिन हद तक आप कह सकते हैं कि उत्तर भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था को वो स्थापित किया हुआ था, लेकिन वह स्थापित एक मजबूत शासक के रूप में नहीं था, कहीं न कहीं मित्रता के रूप में भी स्थापित किया हुआ था। इसके संदर्भ में मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ था, जब आप देखेंगे मेरा एक वीडियो कि दिल्ली सल्तनत के पतन के समय उदित होने वाले उत्तर भारत के नए राज्य, तो वहाँ इस चीज़ पर मैंने डिटेल पर चर्चा किया हुआ हूँ। ठीक, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो मित्र होता क्या है, फिर आप देखेंगे मतलब सैयद वंश तो देख ही लिए। सैयद वंश में ज़्यादातर कठपुतली तैमूर लंग के थे, और इसी के समय उत्तर भारत में नवीन राज्यों का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। तो तैमूर लंग का आगमन 1398 में होता है, और उधर देखेंगे तो 1221 के आसपास या 1215 में वहाँ आसपास पहली बार किसका अटैक होता है, मंगोलों का अटैक होता है। इल्तुतमिश के समय देखेंगे तो 1221 ईस्वी में शायद मंगोलों का अटैक होता है, और 1398 में किसका अटैक होता है, तैमूरों का अटैक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा से कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ओवरऑल में सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और इतिहास को टेलर के रूप में बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं आपको किसी एक शासक के बारे में विशेष नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ टेलर बता रहा हूँ। तो अब देखेंगे खिज्र खां मतलब सैयद वंश के समय तो उदित होने लगे, लेकिन तैमूर लंग था नहीं। बाद में फिर यहाँ पर लोधी वंश आते हैं, और लोधी वंश फिर उत्तर भारत को केंद्रीकृत करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में तो इनकी मजाल नहीं थी कि आँख उठा कर देख लें। क्यों? क्योंकि बाहमनी साम्राज्य अपने आप को बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया था, और दक्षिण भारत में इधर विजयनगर साम्राज्य अपने आप को विस्तार कर रहा था, और ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो इधर मजाल ही नहीं होती थी कि इधर की तरफ आग उठा लें। और उठाया कब? अकबर ने उठाया। वो भी कब उठाया? जब 1565, और आप जानते हैं अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। कुछ इतिहासकार उसको मानते हैं 1560 से 1605, लेकिन 1565 में इनकी स्थिति कमज़ोर होती है। तब मुग़ल वंश की सत्ता भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तब इधर की तरफ कूच करते हैं। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने इसके पहले लेक्चर दिया हूँ थोड़ा से, तो ये हाल था। ठीक है, तो एट लास्ट में क्या होता है मित्र, अब आते हैं इब्राहिम लोधी। देखिए, इब्राहिम लोधी के समय जैसा कि मानते हैं कि जिस समय बाबर यहाँ पर अटैक करने वाला था, तो इब्राहिम लोधी और राजपूत का एक शासक था जिसका नाम था राणा सांगा। ठीक है, इब्राहिम लोधी कहाँ बैठा हुआ था? दिल्ली में बैठा हुआ था, और राणा सांगा कहाँ था? यहाँ पे था। तो दोनों में आपस में क्या थी? दुश्मनी थी। ठीक है, और इसके बाद इब्राहिम लोधी के भी कुछ नुमाइंदे थे, इधर पंजाब का भी कुछ नुमाइंदा था जो इब्राहिम लोधी से जलन रखता था। तो इधर राणा सांगा और इधर पंजाब का शासक और इधर दौलत खां इसका इब्राहिम लोधी का, तो इनकी निगाहें इनके ऊपर थी। ठीक है, इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका फ़ायदा उठाता है बाबर। कौन उठाता है? बाबर उठाता है, पंजाब के शासक और इसके ऊपर दौलत खां, इन लोगों को आपस में मिलाकर इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में परास्त करता है। फिर आप खानवा का युद्ध देखेंगे, राणा सांगा को परास्त कर देता है। फिर उसके बाद घाघरा के युद्ध में बिहार को परास्त कर देता है। तो इस तरीके से बाबर कहीं न कहीं इन लोगों को परास्त करते हुए आगरा को अपनी राजधानी बनाता है, और काफ़ी ज़्यादा ये अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। अपने उत्तर भारत में साम्राज्य का विस्तार काफ़ी ज़्यादा ये कर लेता है, यानी कि ये पक्का हो जाता है कि अब उत्तर भारत में शासन कौन करेगा? अफ़गानी करेंगे, और बाबर ने ही यहाँ पर मुग़ल वंश की नींव डाल देता है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि दिल्ली सल्तनत में क्या माहौल चल रहा था, फिर इसके समय दक्षिण भारत का क्या माहौल चल रहा था। ठीक है, और कौन कौन से शासक थे, और इन शासकों में महत्वपूर्ण शासक कौन थे, और इनकी आपस में क्या विशेषता थी, और इन शासकों का क्रम क्या है, और इनका वंशों का सही क्रम क्या है। इतना तो टेलर के रूप में आप देख ही लिए होंगे। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए थोड़ा सा शॉर्टकट में हम देख लेते हैं मित्र, मुग़ल वंश के भी बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है कि दिल्ली यानी कि दिल्ली के पतन के समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत राज्यों की स्थिति क्या थी, और उत्तरवर्ती मुग़ल वंश के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों की स्थिति क्या थी। इस पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, इसको देख जरूर लीजिएगा।
ज़रूर देख लीजिएगा। क्यों इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि हम उसको आगे चल के दक्षिण भारत में नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, वो दक्षिण भारत में सारे पढ़ाएंगे जो प्राचीन इतिहास में मैंने आपको संगम वंश छोड़ा है, आपको मैंने वहाँ पर संगम वंश के बाद मैंने सातवाहन छोड़ा है, वाकाटक छोड़ा है, और वाकाटक के बाद देखेंगे तो बादामी की चालुक्य को छोड़ा है, फिर राष्ट्रकूट वंश छोड़ा है, फिर वैगी की चालुक्य को छोड़ा है, फिर कल्याणी की चालुक्य को छोड़ा है, पल्लव वंश को छोड़ा है, चोल वंश को छोड़ा है। इतना शासकों के इतने वंशों को हम पढ़ाएंगे और उनका शासकों का क्रम भी आपको बताएंगे, और आपस में उस समय उत्तर भारत के शासकों से लिंक भी कराने का प्रयास करेंगे। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन हम आपको इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, उसका एक टेलर दिखाएंगे, और ये टेलर अपने आप में आपको इतिहास में कम समयों में अधिक समझ विकसित कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा जो नए विद्यार्थी सिविल सेवा में आए हुए हैं या एसएससी के रूप में जीएस की तैयारी कर रहे होंगे या नेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, उनकी इतिहास पर एक अच्छी पकड़ बन जाएगी, और आपस में नोट्स बनाने की भी कला भी उनके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी। कुल मिलाकर एक सोच ब्राड हो जाएगा और इतिहास के प्रति प्रेम भी जग जाएगा। तो आइए अब हम मुगल वंश के बारे में देखते हैं। देखिए मित्र, मुगल वंश बाबर आता है तो बाबर पानीपत और खानवा और चंदेरी और घाघरा, इन युद्धों में विजय प्राप्त करके 4 युद्ध ये इम्पोर्टेंट लड़ा था भारत में। ठीक, वैसे तो बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन ये 4 युद्ध इम्पोर्टेंट रूप से माने जाते हैं। तो इस तरीके से मुगल वंश में आ गए। ठीक है, कहाँ आ गए हम? मुगल वंश में। तो मुगल वंश को 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, एक प्रवर्ती मुगल वंश और एक उत्तरवर्ती मुगल वंश। तो 1526 तक तो दिल्ली सल्तनत चला। कब से कब चला? 1206 से 1526। और मुगल वंश अगर देख लिया जाए मित्र, तो मुगल वंश का अस्तित्व वैसे 1526 से लेकर 1800 लगभग 67 के आसपास था। लेकिन 1867 का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब तो प्लासी के युद्ध के बाद ही ख़त्म हो जाता है, अगर मोटा समझ ले तो। लेकिन उससे पहले अगर मतलब समझ ले तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल वंश के अस्तित्व क्या होती है, बहुत खतरे में ही पड़ जाती है। उससे ज़्यादा तो मजबूत कौन रहते हैं? मराठा रहते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में मुगल वंश का अस्तित्व औरंगजेब तक ही बना रहता है। ठीक है, अंग्रेज भी अगर नहीं आते तो मेरे ख्याल से मराठा हावी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक लोगों का अपना अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मराठे बढ़ रहे थे उस तरीके से यही लग रहा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठे ही आगे चलकर भारत में साम्राज्य विस्तार करते हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों यहाँ पे आने की वजह से वो अपने कूटनीतियों में ज़्यादा सफल हो जाते हैं, तो इसलिए वो सबको तोड़ देते हैं और भारत को गुलाम बना देते हैं। तो आइए, वो बात की बात है, उसको जब हम यूरोपीय साम्राज्यवादी नीति पढ़ाएंगे या अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति पढ़ाएंगे, वहाँ पर इस बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल टेलर के रूप में हम बात कर रहे हैं, तो टेलर के रूप में हम इतिहास को देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं बाबर कब से कब तक रहता है? बाबर 1526 से लेकर 1530 तक 30 तक ये शासन में रहता है। इसके बाद हम देखते हैं हुमायूं 1530 से लेकर 1540, अकबर 1556 से लेकर 1605, जहांगीर 1605 से लेकर 1627 और शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। जी हाँ, देखिए मित्र, इसके बीच में आता है शेरशाह सूरी भी आता है, जो 1540 से लेकर लगभग 1555 तक सूरी वंश का न्यू रहता है। लेकिन दुर्भाग्यवंश से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और फिर मुगल वंश क्या होता है, सत्ता में आ जाता है, और फिर औरंगजेब तक एक मजबूत वंश के रूप में मुगल वंश चलता है। देखिए मित्र, यहाँ पर जितने भी मैं आपको डेट बता रहा हूँ शुरू से अंत तक, वो डेट जरूर याद कर लीजिएगा। और जो केंद्रीय शासक के हैं उनका तो डेट आपको जवान पर ही याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेट ही हमको इतिहास में एक विशेष समझ विकसित करने की कला बताती है। अगर आपको इतिहास को अच्छे तरीके से समझना है तो जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका तिथि जरूर याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक ही तिथि पर न जाने कितनी ऐतिहासिक घटनाएं घटती हुई नज़र आती हैं, और वो आपस में उनका कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गहरा संबंध रहता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर घटना आप याद करते हैं तो तिथि को याद करिएगा,
क्यों? क्योंकि उनका आपस में संबंध रहता है, और जब संबंध रहता है तो तुलनात्मक तरीके से जब आप अध्ययन करोगे तब आपका नज़रिया और ज़्यादा विकसित होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं बार बार कहता हूँ, जिस तरीके से संविधान में अनुच्छेद याद करना मस्ट है, उसी तरीके से इतिहास में घटने वाली घटनाओं की तिथि याद करना मस्ट है। ठीक है, इसलिए मैं टेलर के रूप में सारे तिथियों को लिखा हूँ और ख़ास तौर उसी की प्राथमिकता दिया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आपस में उस दौरान घटने वाली घटनाओं का संबंध स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाबर आता है मित्र, तो बाबर के संदर्भ में देखते हैं, बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। हुमायूं आता है, तो हुमायूं भी उत्तर भारत में साम्राज्य का विस्तार करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाता है। वो भी अपने भाइयों के चक्कर में कहीं ना कहीं परेशान रहता है और अध्यात्म में उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा दृष्टिकोण रहता है। इस वजह से वो ज़्यादा सक्सेस भी नहीं हो सकता है। और शेरशाह सूरी काफ़ी ज़्यादा कूटनीतिक था, तो वो अपनी कूटनीतिकता का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। और बाबर ने ऑलरेडी बाबरनामा में हुमायूं को सजग किया था, लेकिन बेटा ने बाप को बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। इसलिए ये मुझे प्रेरणा देता है कि कम से अनुभवों को सीरियसली लेना चाहिए। अगर बाप अपने बेटे से कुछ कहता है तो बेटा अपने बाप के अनुभवों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और मेरा मानना है कि अनुभव किताब से कहीं ज़्यादा ज्ञान की बातें देता है। हाँ, ये है, लोग इससे इसलिए इनकार कर देते हैं क्योंकि वो उनके अंदर कुछ गलतियां दिखते हैं या कुछ मामले में उनको गौर समझ लेते हैं, इसलिए उनके अनुभव को तवज्जो नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। हर बेटे को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, ना तो हर शिष्य को अपने गुरु के बारे में ऐसा सोचना चाहिए। कारण ये होता है कि जिस समय उस जानते नहीं, उस समय उनके अंदर कुछ बुरी आदतें तो ज़रूर आ जाती हैं, वो आदतें तो जाती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पश्चाताप उनको हमेशा रहता है। ठीक है, लेकिन अब वो पश्चाताप ही रहता है कि जो वो आपको अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन आप उनकी आदतों की वजह से उनको गलत समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बाबरनामा में हुमायूं को सजग किया था कि बेटा शेरशाह सूरी से बच के रहना, अगर हुमायूं इस बात को सीरियसली लेता तो शायद धोखा नहीं खाता है। तो इतिहास भी मुझे इस बात की प्रेरणा देता है। थोड़ा से समझते भी चलिएगा। तो हुमायूं एट लास्ट में शेरशाह सूरी 15 साल तक शासन करता है, लेकिन फिर उसका दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है। अकबर आता है। अकबर के लिए एक सबसे बड़ी स्थिति ये होती है कि अकबर के समय क्या होता है, अकबर के समय तालीकोटा का युद्ध होता है, और जो दक्षिण भारत के दो महान साम्राज्यों को उदय हुआ था, किसके समय? एमबीटी के समय हुआ था। और तालीकोटा के युद्ध में इन दो महासाम्राज्य आपस में लड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और इसी का फ़ायदा अकबर उठाता है दक्षिण भारत की तरफ। ठीक है, हाँ, ये है कि इनको पूरा विलय कर लेता है। फिर अब धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, लेकिन कब? अलाउद्दीन खिलजी के समय और फिर अकबर के बीच का जो समय रहता है, ये बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं रहती है। एक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में, फिर मुगल वंश में अकबर के समय से प्रारंभ होना चालू हो जाता है। ठीक है मित्र, बरकरार रखता है, जहांगीर बरकरार रखता है। जितने भी अकबर के द्वारा जो चीज़ें कब्जा की गई हैं उतना साम्राज्य विस्तार बनाया रखा रहता है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा जहांगीर के समय कंधार जो था वो हाथ से निकल जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की तरफ क्या होता है, दक्षिण भारत में इसका हस्तक्षेप होना चालू हो जाता है। शाहजहाँ के समय और ज़्यादा हस्तक्षेप, औरंगजेब के समय और ज़्यादा हस्तक्षेप हो जाता है, और शिवाजी के मरने के बाद तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। देखिए मित्र, होता क्या है कि एक समय बहमनी साम्राज्य भी कमज़ोर हो जाता है, विजयनगर साम्राज्य भी कमज़ोर हो जाता है, तो यहाँ पे मराठों का क्या होने लगता है, उदय होने लगता है। तो एक चीज़ आपने सुना होगा, जैसे तैमूरलंग 1398 में अटैक करता है, तो इसके लगभग 100 वर्ष के बाद देखेंगे बहलोल लोदी। अगर आप देखेंगे बहलोल लोदी के समय देखेंगे 1498 में, किस में मित्र? 1498 में यहाँ पे देखेंगे सिकंदर लोदी के समय देख लेते हैं। सिकंदर लोदी 1498 में कौन आता है? 1498 में तो वास्को डिगामा तो ही आता है भारत में। उस समय किसका शासन रहता है? सिकंदर लोदी का रहता है। तो 1498 में अगर आप देखेंगे तो पुर्तगाली भारत में इसी समय सिकंदर लोदी के समय ही कहीं न कहीं यूरोपीय शक्ति भारत में आना
चालू हो जाते हैं। इसके वाले वीडियो में हमने आपको बताया हूँ, शायद वहाँ मिस्टेक से मुझसे गलती हो गई कि बहलोल लोदी, लेकिन बहलोल लोदी नहीं है, कौन है, सिकंदर लोदी है। 1498 में वास्को डी गामा यहीं पर आता है। हाँ, बहलोल लोदी के समय क्या होता है कि बहलोल लोदी के समय कुस्तुनिया पर कब्जा कर लिया जाता है अरबों के द्वारा, ठीक है। और वहाँ से यूरोपीय लोगों की जिज्ञासा होती है कि मुझे भारत में पहुँचना है, तो 1498 में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कालीकट में वास्को डी गामा पहुँचता है। और फिर मैंने आपको बताया किस तरीके से यूरोपीय शक्तियाँ भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करती हैं, अपनी कोठियों को स्थापित करती हैं, वो मैंने डिटेल से एक वीडियो में चर्चा किया हुआ था। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, अब तक के जितने भी होते थे तो लोग अटैक करने के लिए आते थे, अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए आते थे, लेकिन यूरोपीय लोग आ रहे थे तो व्यापार करने के लिए आ रहे थे। देखो कितना मतलब कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। जो व्यापार करने के लिए आया वो भारत को गुलाम बना दिया, और जो भारत को गुलाम बनाने के लिए आए थे वो कहीं ना कहीं भारत का ही बनकर रह गए। भारत का ही बनकर रहने का मतलब ये हो गया कि भारत में ही आपस में प्रेम करने की भावना हो गई। लेकिन अंग्रेज ऐसे नहीं निकले, वो क्या थे, बिजनेसमैन थे। वो क्या थे, बिजनेसमैन थे। और बिजनेसमैन किसी का सगा नहीं होता है, ये बात मुझे अंग्रेज़ों से मिल जाती है, ठीक है। इसलिए कभी कभी थोड़ा से लोग इसीलिए शायद कहते हैं कि खरखर बोलने वाले अच्छा होते हैं, ख़ास तो चुप्पा वाले इंसान से, ठीक है। तो ये जो इतने भी लोग गुलाम बनाने के उद्देश्य आए थे कि मार कर काट कर इन लोगों को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, अत्याचार भी किए, मारे भी, बहुत भयानक तरीके से मारे। लेकिन एक समय आए कि फिर उनके अपने हो गए। लेकिन अंग्रेज आए, पहले प्यार से बोले, प्यार से बोलते वो बाद में गर्दन ही काटे, लेकिन कभी उनका बनकर नहीं रह पाए। उनका बनकर मतलब कि भारत का बनकर नहीं रह पाए। इसलिए इतिहास मुझे कुछ न कुछ हमेशा बताने का प्रयास करता है मित्र, ठीक है। तो वो बात अलग है, वो अलग से देख लेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पर आ गई है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा यहाँ पर कर दिया है। अब देख लेते हैं कि अब औरंगजेब ये इस समय 1498 में तो आना चालू हो गए थे, लेकिन इनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, ये व्यापार तक ही सीमित रहे। अब यहाँ पे मराठा भी उदय हो गया था, औरंगजेब इधर था। औरंगजेब तो शक्ति उभर रही थी, लेकिन क्या मालूम था कि व्यापारी लोग एक दिन इस तरीके की हरकतें करेंगे। ना तो शिवाजी को पता था, ना तो भारत के किसी भी शासक को पता था, ना तो हैदर अली को पता था, ना तो मराठों को पता था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया ऐसा भाई। तो ये औरंगजेब के मरने के बाद क्या होता है मित्र, औरंगजेब के मरने के बाद कहा जाता है कि मुग़ल वंश पूरी तरीके से ताश के पत्ते की तरह बिखर जाता है। मतलब कहने का मतलब यही होता है कि जो भारत में एक तरीके से केंद्रीकृत व्यवस्था थी औरंगजेब के समय, वो धीरे धीरे टूट जाती है। तो अब मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि उत्तरवर्ती मतलब औरंगजेब के मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती प्रांतीय क्षेत्रों की शासकों की उस समय क्या स्थिति थी, और औरंगजेब के मरने के बाद दक्षिण भारत में कैसी स्थिति उत्पन्न होती, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप डिटेल्स में देखिएगा। और फिर ये जितने भी उत्तरवर्ती शासक हैं सब मुग़ल वंश के हैं, एक निगाह में इसको देख लीजिए। बहादुर शाह प्रथम आता है जो 1707 से लेकर 1713 रहता है। जहांदार शाह आता है जो 1713 से लेकर 1719 रहता है। फर्रुखसियर आता है जो 1719 से लेकर ये देखिए 1713। फर्रुखसियर, जहांदार शाह, ये मित्र यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है। जहांदार शाह जो है 1707 से लेकर बहादुर शाह 1713 से ये रहता है, तो ये 1713 से लेकर 1719 तक रहता है। और ये 1719 से फर्रुखसियर लेकर, तो ये 1719 तक, 1713 से लेकर 1719 तक ये भी रहता है, फर्रुखसियर रहता है, ठीक है मित्र। ये जहांदार शाह बहुत ज़्यादा तक समय तक नहीं रहता, ये ज़्यादातर 13 तक ही रहता है। जहांदार शाह 13 तक ही रहता है। फर्रुखसियर जो रहता है वो 1713 से लेकर 1719 तक रहता है। बाकी ये रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरज्जाक ये 1719 तक ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं रहते हैं।
फिर मोहम्मद शाह आता है जो 1719 से लेकर 1748 तक रहता है। फिर अहमद शाह आता है 1748 से लेकर 1754 रहता है। फिर आलमगीर आता है जो 1754 से लेकर 1759 रहता है। शाह आलम आता है जो 1759 से 1806 तक रहता है। अकबर द्वितीय आता है जो 1806 से लेकर 1837 तक रहता है। और मुगल वंश का अंतिम शासक जो बहादुर शाह जफर रहता है वो 1837 से लेकर 1857 तक रहता है। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं इस तरीके से, लेकिन इसकी मृत्यु लगभग रंगून इसको निर्वासित कर दिया जाता है लगभग 1862-61 में। भारत में ये चूँकि लाल डलहौजी की हड़प नीति थी तो पूरी तरीके से इनका अस्तित्व खत्म ही हो जाता है, लेकिन ये भारत में बना रहता है कठपुतली के लिए। इसको बाद में 62-61 में रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आप संशोधन कर लीजिएगा कि जहांदार शाह 1713 तक ही बना रहता है। इसके बाद फर्रुखसियर आता है जो 1713 से लेकर 19 तक रहता है। और बहादुर शाह 1707 से लेकर 1713 तक रहता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। और एक चीज़ ये मित्र मैं आपको इसलिए इसको बता रहा हूँ कि ये डेट आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्लियर? अब आप इसके पहले मैंने फिर कह रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि मुग़ल वंश से उत्तरवर्ती मुग़ल वंश यानी कि इनके समय, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, इनके समय के बाद उत्तर भारत में जितने भी वंश थे, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मारवाड़ हो, चाहे वो गुजराती हो, गुजरात के शासक के वंश हो, चाहे वो बंगाल के हों, ठीक है, तो उनके संदर्भ में यहाँ पर विशेष चर्चा किया गया हुआ है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी चाहे वो मराठे हों, चाहे मैसूर हो, चाहे वह यूरोपीय कंपनियां हो, उनके भी तुलनात्मक रूप में कंपैरिजन कर दिया गया है। तो इस तरीके से थोड़ा से आपको कॉन्सेप्ट लेकर चलना होगा ताकि आपकी पूरी भारत में ऐतिहासिक समझ विकसित हो सके कि वास्तव में भारत में किस तरीके से एक अच्छी समझ विकसित किया जाए। ठीक है मित्र, तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस चीज़ को थोड़ा से आप ध्यान से और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके टेलर के रूप में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन शार्ट टेलर के रूप में मैंने आपकी एक समझ विकसित करने का प्रयास किया है। ठीक है मित्र, तो इसके बाद अब हम जो प्रारंभ करेंगे वो दक्षिण भारत के वंशों के शासकों के बारे में स्टार्ट करेंगे और ठीक इसी तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से अब तक मैंने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के वंशों के शासकों का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करते हुए पढ़ाया हूँ। इसी तरीके से दक्षिण भारत के वंशों के शासकों का तुलनात्मक अध्ययन करके मैं आपको बताऊंगा प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन इतिहास तक की स्थिति को चर्चा में कम समयों में कर दूंगा। इसके बाद मैं आधुनिक भारत में प्रवेश करूंगा और आधुनिक भारत के प्रवेश में भी आपको टेलर के रूप में मैं दो तीन घंटे के वीडियो के अंदर एक पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से लिंक स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है मित्र, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे, आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।